नमस्कार दोस्तों। तो प्रीलिम्स 2021 की सीरीज़ में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं अर्थव्यवस्था का पहला लेक्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं की यहाँ हम चर्चा कर रहे होंगे, जिसका सीधा संबंध जो है हमारे अर्थशास्त्र से होगा और जिसके बारे में आप जान समझ सकेंगे। लेकिन अर्थशास्त्र हल्का फुल्का यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र अपने विषय में नहीं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा इंटर करेंगे। इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये जानने के लिए मिलेगा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में विभिन्न आयाम क्या है, किस आयाम से इनको देखा जाना चाहिए, खासकर जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग किया जाए, उनके व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर तक आधिकारिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी, दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन में इसका क्या प्रयोग हो सकता है, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति के स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं, ये तो आप जानते हैं। और इन सीमित संसाधनों को मनुष्य द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? सीमित संसाधनों का जब अपने हित के लिए प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ का, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के स्तर पर आप देख सकते हैं, किसी भी अन्य चीज़ों के स्तर पर देख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अर्थशास्त्र को दो भागों में मूलतः हम बांटते हैं, आगे आप इन नोट्स में पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हैं जो आपको लगे नहीं कुछ छूट रहा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जो जो इम्पोर्टेंट है एक बुलेट पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे, ये नहीं समझिएगा कि सर जो है तो लपेट दिया सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम वही मेन चीज़ें पढ़ेंगे जिसको आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। बुलेट पॉइंट के रूप में सीधा पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप जानते हैं क्या होता है? ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है तो अर्थव्यवस्था के एक इकाई या फिर इकाई के भाग के रूप में, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ बेहतर तरीके से ध्यान लें। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर या एक बाजार इत्यादि के स्तर पर जो हम इसका अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए मेंस के स्तर पर पढ़ना है या कुछ और करना है तो उसके लिए आप अलग से देखें, अलग से कोई अपनी व्यवस्था कर लें। बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन बुक्स के स्तर पर देख लें। अभी सिर्फ हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस मन में बिल्कुल नहीं लाना है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, चलिए समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था बड़े बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो समष्टि शास्त्र बहुत बड़ा गोला है जिसके अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न आयाम जो कि बड़े बड़े स्तर पर होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, और व्यष्टि को क्या कहा जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए ये लेक्चर मैंने हिंदी में बना दिया है, आशा है इकोनॉमी के लेक्चर्स बहुत कम ही हिंदी में आएंगे, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कम मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बुलेट प्रूफ पॉइंट बनाने में दिक्कत होती है, जिस कारण से नहीं हो पाता। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेंगे, जिसके माध्यम से 16-17 जो भी इसके लेक्चर हैं और जो चर्चा में विषय रहे अर्थशास्त्र के, ये सिर्फ अभी नॉर्मल परिचय दिया जा रहा है। इसके बाद में जो अगले टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में समझाने के लिए मैं आपको करंट से जोड़ करके सारे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये एक बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्या इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कंजम्पशन यानी उपभोग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग राजकोष के संदर्भ में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, जैसे प्याज का दाम बढ़ा या घटा, किसके कारण क्या है, किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो ये एक बड़े पहलू में होगा, तो ये इसके अंतर्गत आएगा, क्या बोलते हैं? कंजम्पशन के अंतर्गत, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर जैसे कोई चीज़ प्रभावित हो रही है किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कहीं बाढ़ आ गई और नहीं सामान जा पा रहा है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके विभिन्न पहलुओं को समझने का आप प्रयास करेंगे। चलिए इसके पश्चात अगर हम तो सीधा सीधा अंतर आप लोग समझ ही गए होंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक चीज़ देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मुख्य घटक जो है, इसका जो मुख्य घटाव देखने के लिए पाएंगे उसमें क्या है कि उपभोक्ता का एक तो व्यवहार सिद्धांत है कि उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। जैसे आपकी कोई चीज़ की, जैसे ठंड आई तो ठंड में आपने क्या खरीदना शुरू कर दिया? ऊनी कपड़े खरीदना शुरू कर दिए, जिस कारण से ये उपभोक्ता किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी सामान खरीदने वाला व्यक्ति किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि इकोनॉमी की प्रकृति किस तरीके से चलेगी। ठीक है, दूसरी बात, उत्पादन किस चीज़ का बढ़ रहा है। जैसे आजकल सरसों के तेल में उत्पादन का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? एकदम से रेट बढ़ा है, 200 रुपये लीटर बिक रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको करना है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा भी हो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ओवरलैप कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस करना मुश्किल हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए
कि एक मेन मोटा मोटी अंतर ये है कि माइक्रो में छोटे चीज़ें और माइक्रो में बड़ी चीज़ें। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, किसी व्यक्ति का व्यवहार सिद्धांत देखना है तो किसके अंदर, किसी फर्म का रेटिंग करना है किसके अंदर, माइक्रो के अंदर, क्योंकि छोटे स्तर पर किया जा रहा है। क्योंकि अगर राज्य के स्तर पर किया जाएगा, यानी एक देश के स्तर पर किया जाएगा कि उसका कंजम्पशन कितना बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई का जो ये रूल कहाँ तक लागू हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से किस तरीके से प्रभावित हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था, तो किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र के, इसको आप जानते होंगे। देखिए माइनर डिफरेंस रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्रक हैं, इनमें जैसे प्राथमिक से द्वितीयक में जा रहे हैं तो कौन सा प्राथमिक में होगा, कौन सा द्वितीयक में होगा। जैसे खनन है तो खनन किस में है, खनन का तात्पर्य क्या है। अब देख खनन में ही अंतर है, खनन ऊर्ध्वाधर खुदाई और क्षैतिज खुदाई दोनों किस में है, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। कोयला खनन किया गया किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। लेकिन अगर कोयले का प्रयोग इंडस्ट्री के रूप में किया जाता है या किसी सामान के उत्पादन में किया जाता है तो किस में आ जाएगा, वो इंडस्ट्री किस में आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को लेखांकित करने के लिए 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे क्या है, कृषि, वानिकी, मत्स्ययन, खनन एवं उत्खनन। तो ध्यान रखिए खनन बहुत कंफ्यूज करता है। जब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 3-4, उसके बीच में खनन लगाना होगा, खनन आ जाएगा, निर्माण गतिविधियां, तो खनन आप कंफ्यूज है। खनन तो खनन किस में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मत्स्यन किस में आ रहा है, वानिकी किस में आ रही है, कृषि वानिकी। तो ये कृषि वानिकी किस में आएगी, प्राथमिक क्षेत्रक में आएगी, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त की जा रही है। ठीक है। चलिए द्वितीय क्षेत्रक, इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था को विनिर्मित अर्थात जिनका उत्पादन किया गया है या जिनको तो किसी प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से उसको विनिर्माण की प्रक्रिया में लाया गया है। जैसे गेहूं से आटा बनाना, दूसरी बात ईंट बनाना, समझ रहे हैं आप, और तीसरी सोचते जाइए बारी बारी से। ठीक है। विद्युत गैस है, जल की आपूर्ति है, कपड़ा है, ब्रेड है, भवन है, विनिर्माण है, जो भी विनिर्माण के कार्य हो रहे हैं किसी प्रकार से, आयरन ओर का निर्माण करना हो गया, इसका विभिन्न तरीके कार्य। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में देखेंगे, सीधी सी बात है, सेवा क्षेत्रक से। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, गेहूं से आटा बना, ये क्या है, द्वितीय क्षेत्रक। लेकिन आटे से जब रोटी बन करके सर्व की जाए किसी व्यक्ति को तो वो क्या होगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत है। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है। तो आप देख लीजिए, बना लीजिए इसके हिसाब से अपने स्तर पर कि किस तरीके के एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है। संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें, ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बैंकिंग का सिस्टम जो है वो 4th सेक्टर में नहीं आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में नहीं आएगा। ये मूल आधार है, उसके आगे चतुर्थ सेक्टर है जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को कई अन्य आधारों पर विभाजित किया जाता है, इसके निम्न प्रकार आगे हैं, तो आप इमेज में देख लीजिए, ये पूरी ठीक तरीके से देख लीजिए। प्रोवाइडर क्या है, पब्लिक, प्राइवेट प्रोवाइडर। हाँ, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, जैसे नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, क्या है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। फंक्शंस में क्या क्या है, बिजनेस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। लेवल ऑफ एडवांस आप देख लीजिए, ट्रेडिशनल एंड एडवांस। प्राचीन ज़माने में आप पढ़ते रहेंगे जजमानी व्यवस्था थी, जिस समझ रहे हैं, नाई किसी घर आता था बाल काटने के लिए आया करता था, वो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत था। पुरोहित था, वो अपनी सेवा दिया करता था। उसी तरीके से आज का सिस्टम है। आज जो नई सेवा ले रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, जो आप सामने वाले को डिलीवर कर रहे हैं, वो आप सेवा प्रदाता हैं। आपको अमेजन से डिलीवरी आई, वो आपको सेवा दे रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र, इसमें क्या होगा, इसमें लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाव में कार्य करते हैं जो ज्ञानमुखी है। ध्यान रखिए, जिसमें दिमाग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी बौद्धिक कार्य किए जाते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे क्या क्या है, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं। इसरो में कार्य करने वाले वैज्ञानिक, आप समझ लीजिए इस बात को, सीरम इंस्टीट्यूट में काम करने वाले वैज्ञानिक, विभिन्न प्रकार के ऐसे काम, जैसे पूसा में काम करने वाला वैज्ञानिक जो भी है, तो ये नहीं कि ये कृषि का काम कर रहा है तो जो तो प्राथमिक सेक्टर से हो गया, क्योंकि वो कृषि में शोध का कार्य कर रहा है, बौद्धिक कार्य कर रहा है, इसलिए वो कौन सा व्यक्ति होगा, बौद्धिक कार्य करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति होगा चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है।
पंचम क्षेत्र में क्या, उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले। नीति आयोग संस्था है, नाम सुना होगा आपने, जो रिसर्च लेवल पर काम करती है, निर्णय लेने का काम करते हैं, निर्णय निर्माण का कार्य करती है। निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग के सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में सूक्ष्म अंतर होता है। यह वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। इस कार्यकलाप में संलग्न लोगों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन कॉलर जॉब किसके अंतर्गत आएगा, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। इस कार्यकलाप के लोग जो वशिष्ठ व्यवसायी, कार्यकारी, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाता इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाले कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इसी के अंतर्गत है। पंचम क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देख लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक स्थिरता क्या है, लोचशीलता क्या है, स्वतंत्रता किस तरीके से होती है, तो इन सभी में अंतर है। अच्छा, भारत को आप इसमें कहीं नहीं पाएंगे, सीधी बात। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हालांकि पूंजीवाद की ओर झुकाव अधिक हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पूंजीवादी अर्थ प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंध निजी व्यक्तियों के पास होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थ प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण संसाधनों का स्वामित्व एवं प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूंजीवाद में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों को करके अगर वहाँ तक पहुँच रहा है तो उस जो संसाधन है उसको किसका है, उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसने उसको प्राप्त किया है, जिसने उसके लिए मेहनत की है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पूंजीवाद में, पूंजीवाद और समाजवाद में एक सामान्य अंतर समझ आप जान जाइए, उसके बाद आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात, लोचशीलता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिक लोच होगी, बिल्कुल लोच होगी। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कई रूढ़िगत गतिविधियां, नियम कानून जो है तो लगे रहते हैं, इस कारण से समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोच कम पाया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का अभाव रहता है, क्योंकि अति व न्यून उत्पादन के कारण उतार या चढ़ाव आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति सरकार के अधीन कार्य करता है, अर्थात लोगों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आप कई बार लोगों को कहते सुनते होंगे, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जन्म हुआ है, समाज से लिया है, सब समाज को ही दे देगा, कैद दे देगा, अब उसकी मर्जी देगा कि नहीं देगा, ठीक है, तो वो समाज के अंतर्गत आ जाता है, यानी ठीक है। मूलतः मार्क्सवादी विचारधारा जो है यही समाजवाद का एक बेस मानी जाती है, लेकिन और उन्होंने जो है तो राज और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे। वो समाजवाद का विषय है, वो मेंस के स्तर पर है, इसको आप आगे देखिए, ठीक है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार द्वारा विनियामक की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः, जैसे भारत में क्या है, बैंक पर कंट्रोल किसका, ज़्यादातर बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, अभी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। बेशक मौजूदा सरकार आकर प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है, लेकिन उस स्तर पर प्राइवेटाइजेशन अभी अपने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। कोई दिक्कत, तो फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। आगे देखिए, इंटरप्रेन्योर एबल टू मेक प्रॉफिट, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। सरकार टैक्स क्यों लगाएगी, क्या हो, इनइक्वालिटी, असमानता कम हो, ताकि जो व्यक्ति कमा रहा है उसका कुछ हिस्सा किसको दिया जाए, सामने वाले को, जिसके पास जाना चाहिए, जिसके पास नहीं है, जो उसका हकदार है। सेवाओं के रूप में, जैसे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे पढ़ेंगे, देखेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के स्तर पर भी, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एक अपना निश्चित भाग जो है, अगर कोई कॉर्पोरेट घराना कमाता है तो क्या करता है, उसको सामाजिक कार्यों में खर्च करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फ्रीडम टू सेटअप बिजनेस बट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बिजनेस व्यापार लगा सकता है, लेकिन किसके नियमों के अनुसार, गवर्नमेंट उसके रेगुलेशंस बनाएंगे, रूल बनाएंगे, किस क्षेत्र में लेना है, कहीं आदिवासियों को अधिकार तो नहीं जा रहे हैं, या कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं वन अधिकार तो नहीं जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि ऐसा तबका जो वंचित तबका है उसके अधिकार खत्म ना हो, सरकार इसका ध्यान रखेगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर अपने पैसे कमाएगा। यही मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है, मेन फॉर्मूला है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः इसी पर आधारित है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ना इधर है ना उधर है, ठीक है। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, टैक्स ऑन डिमेरिट्स गुड्स। को दिक्कत, मार्केट फोर्स से क्या होगा, प्राइस तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके हिसाब से टैक्स भी सरकार लगाएगी। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या है, प्राइवेट निजी व्यक्तियों को कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या हो गए, पब्लिक गुड्स के लिए, लोगों की आवश्यकता के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट भी
कुछ प्रोविजंस बना सकती है, कुछ रूल्स बना सकती है, कुछ विनियमन तैयार कर सकती है। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी उसी के अंतर्गत है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। कमांड के अंतर्गत क्या है ये, तो ऑनरशिप इंटेंसिव प्राइजेस जो है, प्राइजेस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। इंटेंसिव फॉर फर्म्स एंड इफेक्टिव एंड कट। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा प्राइस कैसे कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा धीरज रखिएगा। आगे चल करके बैंकिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से सरकार इंटरवेंस करके जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से प्राइस कंट्रोल करने की किसी चीज़ की कोशिश करती है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बैंकिंग अर्थव्यवस्था में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी, हांगकांग, सिंगापुर, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और ये चाइना में, चाइना भी तो खैर आजकल हो चुका है वो फ्री मार्केट, बहरहाल पर नाम आता है चाइना 1970s वाला अंटिल, उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं ना आज की हालत क्या है। चाइना से बड़ा पूंजीवादी कोई है ही नहीं है। तो सोवियत यूनियन हो गया, और क्या हो गया, क्यूबा हो गया। इनइक्वलिटी, मार्केट फेलियर एंड मोनोपोली, इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक शॉर्टेज, सरप्लस, लेस चॉइस, लेस एंड फ्रीडम्स। ठीक है, प्रॉब्लम देख लीजिए सबकी क्या है। इनइक्वलिटी, मार्केट फेलियर एंड मोनोपोली, एक अधिकार हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। आज देखिए जैसे इससे बढ़ता जा रहा है, 4-5 पूंजीपतियों के नाम आप सुनते होंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, लाल फीताशाही अधिक होगी। समाज के सामान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, शॉर्टेज भी हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। लेस चॉइसेस, लेस फ्रीडम, स्वतंत्रता कम है यहाँ पे जो है। ठीक है, विकल्प बहुत कम मौजूद होते हैं। तो सबसे लास्ट में अपन देखते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के ज़माने में जब क्या है, सतत विकास को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी इसको बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इस चीज़ के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था देखिए संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। संसाधन दक्षता से तात्पर्य क्या है, कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करना। ठीक है, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। वो कैसे, रिसाइकलिंग करके, ठीक है, रीयूज करके उसको। संसाधन दक्षता के द्वारा कुछ ही सामग्रियां कुशलतम बेहतर उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि अथवा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग सतत विकास के प्रमुख आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा रेखीय अर्थव्यवस्था के विपरीत है, ध्यान रखना है। इसमें एक बार इस्तेमाल और फेंको की विचारधारा में बदलाव की बात की जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ आपने उत्पादित की, उसको प्रयोग कर लिया, बाद में नहीं प्रयोग करेंगे, बाद में गल रही है, यानी उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पाया और अपेक्षाकृत कम दक्ष प्रयोग हुआ, जिस कारण से क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ सकता है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का आप यूज करेंगे, फिर बाद में वो काम की नहीं रह जाएगी। तो ताकि सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, रीयूज एंड रिपेयर एंड रिसाइकल्स, डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, फिर क्या करना, रिटेलर के पास जाता है, ये देखिए, फिर कंज्यूमर उसको यूज करता है, फिर रीयूज करता है, रिपेयर होगी, रिसाइकल होगी। ठीक है, और रिसाइकल होने के बाद रिसाइकलिंग सेक्टर में जाएगी वापस। जैसे बॉटल है, बॉटल आजकल आप देखते हैं फेंक देते हैं, लेकिन कबाड़ वाले उनको उठा लेते हैं और उठा क्या करते हैं, उनको रिसाइकल किया जाता है, ताकि पर्यावरण पर दबाव कम बने और सतत विकास को बढ़ावा मिले, ताकि हमारे क्या हो, संपोषणीय विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण का ह्रास कम से कम हो। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि किसी भी मुद्दे में आप देखेंगे पर्यावरण हर जगह कहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम आपको जो है अगले टॉपिक में मिलते हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।